आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश दारोले। डॉक्टर साहब का परिचय तो ये है कि वे प्रेसिडेंट है न्यूजीलैंड की जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है उसके। लेकिन दारोले साहब का एक दूसरा परिचय ये है कि वे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा के सलाहकार हैं। और एक तीसरा परिचय जो सबसे बड़ा परिचय है कि डॉक्टर साहब का परिवार और बाबा साहेब का पूरा आंदोलन वाला परिवार, ये पूरा परिवार इकट्ठे होकर एक साथ काम करता रहा। आज इस समय में जो न्यूजीलैंड में बुद्धिस्ट फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ के कोऑर्डिनेशन पर और उन फैमिलीज़ में बुद्धिज़्म की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रैक्टिसिंग में कैसे लेकर आए, इस पर भी डॉक्टर राजेश दारोले इनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है और उस पर काम भी अच्छा है। इस समय वे भारत में हैं, भारत में आए हैं। पिछले लगभग 15 सालों से वे न्यूजीलैंड में हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अब्रॉड अम्बेडकराइट कम्युनिटी है ये बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसिंग की ओर और बुद्धिज़्म की मूवमेंट की ओर कैसा देखती है। तो आज उन्हीं से सीधे आपको मुखातिब करवाते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सबसे पहले तो हम आपसे यहीं से बात शुरू करना चाह रहे हैं कि एक 15 साल का वक्त आपको बीत गया, आप न्यूजीलैंड में हैं, उससे पहले आप भारत में थे। क्या अंतर देखते हैं आप बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसिंग में? क्योंकि बुद्धिज़्म के विषय में एक ही बात कही जाती है कि वो लिसनिंग नहीं है, वो रीडिंग नहीं है, वो और कुछ भी नहीं, ओनली प्रैक्टिसिंग है और प्रैक्टिसिंग ऑफ ह्यूमैनिटी है। आप इसको कैसा देखते हैं, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में और न्यूजीलैंड के परिप्रेक्ष्य में? तो आपका जो सवाल है उसमें काफ़ी जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि भारत में जो बुद्धिज़्म का जब बाबा साहब ने 1956 से हम दौर चालू करी, उससे पहले भी बुद्धिज़्म था भारत में। बिल्कुल। तो लेकिन जो बाबा साहब ने जो रेवोल्यूशन किया और उसको उन्होंने जो भारत के लोगों को कैसे उसको सिमट जाए और उसको इजी प्रैक्टिसिंग हो जाए, तो इसके लिए वो काम हम अलग से है बाबा साहब का बुद्धिज़्म में। उसमें जैसे उन्होंने कहा कि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजियस या धम्म या जिसमें सिर्फ एक प्रीस्टहुड या एक इसमें किसी एक के इसमें आ जाए या जैसे बाकी हम रिलीजियस में देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें पूरा जो बुद्धिज़्म है मोरालिटी, नैतिकता पे जो जोड़ दिया है। जी जी। फॉर एग्जांपल अभी आपको सिंपल इसमें बाकी तुलना के बाकी रिलीजियस या हम देखें धर्म में, तो एक सेंट्रल पीस में आप भगवान या जो भी है फेथ आप देखते हैं, लेकिन हम बुद्धिज़्म के इसमें देखते हैं बाबा साहब ने जो किया धम्म दिया उसमें मोरालिटी को देखना है, बाकी बिलीफ उसको पेरिफेरी में है और उसको उसका बिलीफ भी उसी पर है, मोरालिटी पर। हाँ, मोरालिटी। अगर नैतिकता नहीं है और नैतिकता जिस जोर पे है यूनिवर्सल नैतिकता है जो सही है, जो सत्य के मार्ग चलती है, उस पर उन्होंने जोर दिया। और बिलीफ और जो काम उन्होंने किया खुद पे हमें दिया है, आचरण में लेना है, सिर्फ मानना नहीं है, उसको जानना है, उसको फिर आचरण में लाना है। तो उसके बाद फिर हम उसको धम्म का विश्लेषण या धम्म के जो भी है पद, उस पर चलना है। तो ये काम बाबा साहब ने दिया है और उसके लिए और इंटरनेशनल लेवल पे तो काफ़ी सारे अलग अलग बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन जहाँ तक बाबा साहब का बुद्धिज़्म वो उतना तक नहीं हुआ स्प्रेड जैसे बाकी बुद्धिज़्म में जापानीज है या मतलब बाबा साहेब का जो अप्रोच है बुद्धिज़्म की, हाँ, वो उस पर अभी काम कर रहे हैं और करना आगे और करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ ये माइनॉरिटीज जो है न्यूजीलैंड में, तो ये जो एसोसिएशन है पर्टिकुलर किस बात पर फोकस करता है? जब हमने चालू किया तो चालू करने से हमें पहले सोच रहे थे कि इसका नाम क्या हो। तो क्योंकि बाबा साहब बुद्धिज़्म और अम्बेडकर एसोसिएशन ऑलरेडी है न्यूजीलैंड में, हाँ, लेकिन हम चाहते कि धम्म का हमें जाना है, धम्म को हमें सबको बताना है, तो बाकी सब लोगों को जोड़ना चाहिए। जो माइनॉरिटीज है, जो न्यूजीलैंड में जो बसे हुए इंडियन है, काफ़ी सारे इंडियंस है, तो अलग अलग फेथ को मानते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे जानना चाहते कि हम अलग क्या मार्ग है, तो बौद्ध का क्या मार्ग है, बुद्धिज़्म का क्या मार्ग है, या बाबा साहब को मूवमेंट को जानना चाहते, तो उसके लिए हम माइनॉरिटीज़ का नाम दिया, इंडियन ऑफ माइनॉरिटी। अच्छा। तो वो फिर वो सिर्फ हमें लगा कि ठीक है, फिर
हमारे इसमें फिर क्रिश्चियन भी आते हैं या मुस्लिम भी आते, समाज से आते हैं, बाकी समाज से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, पंजाबी भी आते हैं। तो तो ये हमें तो लेकिन इसमें एक फ्रूटफुल डायलॉग भी तो डेवलप होता होगा। हाँ डेफिनेटली, जो हमें एक रास्ता मिलता है ना कि बाकी कम्युनिटी से, जैसे बाबा साहब ने खुद कहा था कि आप एक गेटो कम्युनिटी या एक इसमें नहीं, दायरे में नहीं रहना है, हमें आगे जाना है, हमें लोगों तक पहुंचना है। फिर लोगों तक कैसे पहुंचेंगे कि आपकी पहचान एक स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कि धम्म क्या बोलता है, आचरण क्या होता है, ह्यूमैनिटी, ओवरऑल ह्यूमैनिटी। बिल्कुल बिल्कुल, एक ह्यूमैनिटेरियन हाँ, फ्रेटर्निटी वाला डायलॉग लेकर ही जाना डायलॉग लेके जाना चाहिए। तो ये बात मैसेज बाबा साहब का हम कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पा रहे, या हम समझ, अभी हमको जैसे बाबा साहब पढ़ाया उन्होंने, जी जी। तो उनका जो कार्य है वो हमें आगे इसी बात पे लेके जाना है। लेकिन आप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए एक सलाहकार के रूप में भी आप काम करते हैं, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आप कैसा देखते हैं? बुद्धिस्ट सोसाइटी को इंडिया का, जैसे बाबा साहब ने जो फॉर्म किया 1954 से, और उस समय से डेफिनेटली मेरी राय, पर्सनल राय है कि जैसे बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, तो लेकिन हम नहीं जानते कि बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को रिवाइव करके इंडिया में भारत को एक स्टेबल राष्ट्र बनाया। क्यों? अब बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म की पहचान दी है, तो आप कहीं भी जाओ, हमें भारत का जो भी इंट्रोडक्शन या आइडेंटिटी है वो बुद्धिज़्म से आती है जी। तो कितनी बड़ी बात है, बाबा साहब ने हमको रिवाइव किया, मतलब एक नेशनल और इंटरनेशनल आइडेंटिटी के साथ अब ये सब आगे बढ़ा। और फिर वो जो संविधान और जो बाबा साहब ने बुद्धिज़्म के वो हमें दिया है, तो उस हिसाब से बुद्धिस्ट सोसाइटी का दायित्व है, बुद्धिस्ट सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे लेके जाए। वो उसके दायरे में कैसे आगे लेके जाना है, ये काम अभी मैं एज ए सलाहकार रूप से कर रहा हूँ, और पहले भी काम हुआ है, ऐसे नहीं काम नहीं हुआ, लेकिन उस स्पीड से नहीं हुआ। कठिनाई थी, चैलेंजेस थे, वॉट एवर द रीज़न था, जो भी हुआ उसको हमें भूल के आगे जाना है। तो ये बात काफ़ी सारे अभी जब से हम चालू किया सलाहकार कमेटी, बाकी कमेटी भी है, तो काफ़ी लोगों का हमें कॉल आता है या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी सारे खुश है कि अभी चलो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कुछ काम हो रहा है। एक बात तो आपसे मतलब पर्सनली जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन भी हो सकता है। हम आपका इंस्पिरेशन जानना चाहते हैं कि जैसे बाबा साहेब की फैमिली के साथ आपके अपनी फैमिली का भी बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहा है, तो इस रिश्ते से जो कुछ चर्चाओं में आता होगा, ये आपको कितना इंस्पायर करता रहा इन सब काम करने के लिए? डेफिनेटली हमेशा बचपन से मैंने बात सुनी, और जैसे आपने कहा कि मेरे फैमिली, मेरे पिताजी और पिताजी के सिस्टर आनंदीबाई गायकवाड़ और उनके शोहर भसा गायकवाड़, भगवंत सयाजी गायकवाड़ बाबा साहब के सेक्रेटरी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले सेक्रेटरी जी। तो और मेरे पिताजी जब बॉम्बे में आए तो उनके पास साथ रहे खार में, तो फिर वो सभी आना जाना फैमिली के साथ तभी से। और एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ इंसिडेंट। बाबा साहब जब मेरे पिताजी ने 7th पास किया, तभी एक बोर्ड का एग्ज़ाम किया था, तो जी। मेरी फूफी उनको लेके गए बाबा साहब के पास आशीर्वाद के लिए। मेरे पिताजी ने फिर पैर छुए तो बाबा साहब ने तुरंत एक छड़ी मारी पिताजी को कि कभी भी ज़िंदगी में लाइफ में किसी के पैर नहीं छूना, पत्थर के पैर नहीं छूना, वो संदेश उन्होंने दिया। तब से मेरे पिताजी का वो दो शब्द है वो हमेशा कहते थे, इसलिए पिताजी ने खुद कभी किसी के पैर नहीं पड़े, किसी पैर पड़ने भी नहीं दिए। ये एक सीख भी होती है, देखिएगा कि जहाँ से बात बड़ी छोटी है लेकिन ये सीख है बाबा साहेब की कि जहाँ से आपको कुछ सीखना है और अपने जीवन से जोड़ना भी है। इस समय हम लोग डॉक्टर दारुल साहब से ही बात कर रहे हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सर। एक बात हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा को बनाते समय बाबा साहब ने तो एक 10 पॉइंट्स तैयार किए थे कि इन 10 मुद्दों पर काम करना है। इन मुद्दों पर उतना खास काम तो नहीं हो पाया, लेकिन इन सब मुद्दों में एक मुद्दा बाबा साहेब का बड़ा महत्वपूर्ण भी था, जिस पर बाबा साहेब स्वयं भी सोचते थे। बेंगलुरु में जो मैसूर के राजा ने जो उनको ज़मीन दी थी, उस पर भी वो चाहते थे कि सेमिनरी का निर्माण हो। ये सेमिनरी भले उन्होंने पॉलिटिकल स्कूल के रूप में खड़ा करना चाहता, लेकिन उनके पास में एक दूसरा प्रोग्राम भारतीय बौद्ध महासभा के साथ ये भी था कि वे बुद्धिस्ट सेमिनरीज का निर्माण करना चाहते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के सलाहकार के रूप में आप कैसा सोचते हैं कि क्या इस वक्त में ऐसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर बदलते वक्त के साथ ही इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए? इसका कोई खास अर्थ नहीं है।
नहीं, जैसे बाबा साहब ने जो विजन था बुद्धिस्ट सोसाइटी के लेकर 10 पॉइंट्स आपने बताए, जी। तो उन्होंने तभी आप देखेंगे उनके रंगून के भाषण में भी कहा था कि जो हम अभी जो बुद्ध को अपना रहे हैं, लेकिन उसको डेवलपमेंट के लिए, उसका आगे के लिए हमें बाहर से भी मदद होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी होना चाहिए। जी। तो वो काम मुझे लगता है कि प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि धम्म जानने के लिए, धम्म ऐसे नहीं कि आप पढ़ेंगे, तो उसको जानने के लिए और उसको पढ़ाने के लिए, धम्म को सिखाने के लिए हमें एक फोर्स लगेगा, जो हम टीचर्स भी रहेंगे धम्म के टीचर, और उसके लिए उस ट्रेनिंग के लिए वो प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि धम्म को सिखाने के लिए खुद हमें धम्म भी पढ़ना पड़ेगा ना, और जो जी। भी कोई सिखाएगा धम्म, या जो कोई भी बांतेगन हो या कोई भी, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये हमें पहला काम होना चाहिए। मतलब ये हमारी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। डेफिनेटली वो तो होना चाहिए, और उनका भी जो काम करने का तरीका है उसके भी हमें थोड़ा डिटेल में जाके समाज तक कैसे जाएं। बाबा साहब ने नहीं चाहा था कि वह सिर्फ पुजारी जैसे या जो भी जी जी बिल्कुल। इसमें नहीं, एक का नहीं है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, समाज तक पहुंचना चाहिए। तभी जैसे खुद तथागत बुद्ध हमने लोगों तक गए, तभी धम्म बढ़ गया। तो इसी हिसाब से हमें भी वही ट्रेनिंग सेंटर जो आप कह रहे थे वो भी होना चाहिए कि मतलब ये ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, जो प्रचार करने के लिए निकलते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली। तो भारतीय बौद्ध महासभा कैसा सोचती है कि क्या इस ट्रेनिंग पर आगे बढ़ा जाए, या फिर अभी उनकी प्रायोरिटी में ये नहीं है? नहीं, अभी तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो पहले जो समय गया 30-35 साल, सब उसको हम बुला के आगे बढ़ने की कोशिश, अभी जी। नए तरीके से, तो वो मैं खुद एज ए सलाहकार प्रायोरिटी रख रहा हूँ कि हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जिस हिसाब से ट्रेनिंग जो हम करेंगे, जो आचरण में कैसे लाना है धम्म को, हम कैसे सीधे भाषा में हम किसी कम्युनिटी तक लेवल तक आना है, उसके हम होना चाहिए, और इस सिलसिले में सबसे बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए लिटरेचर भी तो बनाना होगा। हाँ, लिटरेचर अभी हमारी जो बाकी एडवाइजरी कमेटी है और बाकी जो मेंबर्स है ट्रस्टी, उनसे भी हमेशा बात होती रहती है, तो हम कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे लेके जाए, उसको पहला क्या करना चाहिए, फिर उसके लिए आचरण के लिए हमें जैसे आपने कहा कि उसको सिंपल लैंग्वेज में आना चाहिए, प्लस उसको कैसे कम्युनिकेशन वो होना चाहिए, तो ये बात हमें रखनी चाहिए। अभी तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप न्यूजीलैंड में हैं, लेकिन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ जो शायद माइनॉरिटीज़ में भी हो, तो इन लोगों के साथ भी आपकी बातचीत होती होगी। आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? इंडिया का जो ये बुद्धिस्ट कन्वर्जन मूवमेंट है, जिसको बाबा साहेब ने 1956 में शुरू किया 14 अक्टूबर को, इस आंदोलन की ओर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ किस दृष्टिकोण में देखती है? आंदोलन को तो स्वागत ही करती है, जिस धर्मांतर और जो हम धम्म का दीक्षा का जो प्रोग्राम बाबा 1950 से चालू है, तो लेकिन अभी मुझे तो लगता है कि हम ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं, लोगों को अभी जानने लगे, तो सब धम्म का इसमें जानना चाहते हैं, धर्मांतर और धम्म दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट लेकिन अभी जो आपने कहा कि मैं बाकी सारी कंट्रीज से भी बात करता हूँ, इंटरनेशनल अम्बेडकर राइट मूवमेंट्स के जो लोग हैं या बुद्धिस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, तो उन्होंने तो वेलकम किया सब जब हो रहा है अभी एक करीब 6 महीने से या 7-8 महीने से अभी जो मूवमेंट चल रहा है, तो वो तो काफ़ी ज़ोर से पकड़ा है, लेकिन इसके लिए अभी जितना इंटरनेशनल जो हम करना चाहते हैं उससे और एम्पलीफाई कर सकते हैं जी, कैसे करना है, क्या करना है, वो भी अलग अलग संस्था के द्वारा हो जाएगा, वो अलग अलग दायरे से काम कर रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है, और ये आपको जान के भी खुशी होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक भी सपोर्ट ग्रुप रहता है कि ये ऐसा होना चाहिए। जी जी जी। एक और भी बात रही है कि बाबा साहेब का जो जीवन संघर्ष है उसमें एक सेगमेंट नहीं रहा, मतलब उन्होंने जितनी ताकत से धर्म के लेवल पर काम किया, मतलब धम्मा सेगमेंट पे जो काम किया, उतना ही वे पॉलिटिक्स में रहे, उतना ही वे सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी काम करते रहे, वो एकेडमिक भी रहे, वो इकोनॉमिक क्षेत्र में भी बहुत मजबूती से काम करना चाहते हैं। मतलब बाबा साहेब के आंदोलन को देखें तो वे समग्रता से खड़ा करते हैं, मतलब एंटायर सोसाइटी को खड़ा करने की बात बाबा साहेब करते हैं। ये जो भारतीय बौद्ध महासभा का जो धम्मा मोमेंट है, ये मोमेंट इन सारे जो सेक्ट है अम्बेडकराइट आंदोलन के, इनको कितना सपोर्ट कर पाएगा?
आपको क्या लगता है कि मतलब ये आंदोलन इनके सपोर्ट में खड़ा हो सकता है? सपोर्ट में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बाबा साहब का अगर हम पूरे जीवन कार्य में अलग अलग इसमें दायरे में काम किया, एकेडमिक या पॉलिटिकल या बाद में आखिर में धम्म के इसमें, तो और हम ये भी अच्छी बात है कि हमारे समाज के कम्युनिटी और इतर जो ज्वाइन हो रहे हैं तो अलग अलग इसमें दायरे में काम कर रहे हैं। तो कोई एकेडमिक में बाबा साहब के रिसर्च कर रहे हैं जी जी, और काफ़ी सारे लोग उसमें इंटरेस्ट है, इंटेलेक्चुअल्स। कोई अगर ग्राउंड लेवल पे काम करे तो बुद्ध विहार के लिए कोई बनाते। आप गांव में जाओ तो कोई ऐसा नहीं कि हमें आप सिर्फ एकेडमिक होना चाहिए जी शिक्षा, जी जी, लेकिन वो भी लेकिन एक बुद्ध विहार जरूर बना लेते होना हैं। चाहिए। वो बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ फिर हाँ, उसके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन जो इंस्पिरेशन जो उन्होंने कायम किया है तो उस पर काम हो रहा है अभी। जो धम्म का जो हम अब बात करें जो आंदोलन, उसके लिए तो सपोर्ट डेफिनेटली आना ही है। नहीं तो नहीं, हमारा जानना ये था कि ये जो बाबा साहेब का धम्मा मूवमेंट है, हम्म, मतलब जिस पर बाबा साहेब धम्म को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो धम्म का प्रैक्टिसिंग, धम्म का मूवमेंट, धम्म के साथ बने रहना, मतलब बुद्धिज़्म की शिक्षाओं के साथ, ये बाबा साहेब के पॉलिटिकल आंदोलन को, बाबा साहेब के सामाजिक आंदोलन को, बाबा साहेब के आर्थिक आंदोलन को, बाबा साहेब के सांस्कृतिक आंदोलन को कितना सपोर्ट कर पाता है? हम्म। आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह से आपका कोई ऑब्जर्वेशन है? और मैंने ऐसा रिसर्च और मैंने इससे देखा है कि हमने जैसे एजुकेशन फॉर एग्जांपल ले लेंगे, बाबा साहब का जो संदेश था, आप एजुकेटेड हो, एजुकेट एंड देन संघर्ष करो और यूनिटी में। तो लेकिन धम्म के आंदोलन में जितनी जोर पकड़नी चाहिए थी नहीं हुई थी। तो जो बाकी जो आप बात कर रहे जो मूवमेंट में जो हो रहा है या हुआ था पॉलिटिकल एजुकेशनल या इसमें, तो ये बात इसका हम कंपेयर करें तो हम थोड़े से पीछे रह गए ऐसा लगता है धम्म के आंदोलन के। क्या क्या ऐसा होना चाहिए था कि जैसा हमने जहाँ से इस बातचीत को शुरुआत की थी, हाँ, तो हमने ज़रूर कहा था कि भाई धम्मा का संबंध ही मॉरलिटी से आता है, हाँ, धम्मा का संबंध ही मॉरल प्रैक्टिसिंग से आता है। क्या ये मॉरल प्रैक्टिसिंग की पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, या फिर बाबा साहेब का जो कल्चरल मूवमेंट खड़ा होता है उसमें, क्या इस मॉरलिटी की कोई ज़रूरत आप महसूस करते हैं? ये क्या ये उसको कोई सपोर्ट कर पाएगा? हाँ, वो तो होना ही चाहिए उसमें। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण बाबा साहब ने जब 1952 में जब पार्लियामेंट में, तभी के पार्लियामेंट में शाह ने उनका प्रपोजल दिया था कि हमें जो पार्लियामेंट में आते हैं सांसद, उनके लिए एक न्यूनतम एजुकेशन की एक सीमा होनी चाहिए, आपके जी। क्वालिफिकेशन होनी। तभी उस पर बहस हुई थी। तो बाबा साहब का तभी आप सजेशन देखो, बाबा साहब ने कहा था कि मैं तो फेवर में नहीं है एजुकेशन, क्योंकि कोई भी आ सकता है, जी। एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बन सकता है। उसके लिए अगर आप सिर्फ एक लाइन रखेंगे कि इतना इतना एकेडमिक चाहिए तो बाकी लोग तो नहीं आएंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐड करूँगा कि उनमें बुद्ध का जो धम्म का जो शील है वो होना चाहिए, वे शिलवान होने चाहिए। सिलवान होनी चाहिए। अगर ये बात 1952 में बाबा साहब ने की थी और आज के समय में हम जो भी देखते हैं तो कितनी बड़ी बात तभी की थी कि आपको सिर्फ सांसद नहीं बनना, उसके साथ शील भी होना चाहिए। जी। तो अगर ये बात इसके पॉलिटिकल में होती है, सब इसमें लागू हो जाती है। तो आप मोरालिटी, आप जब तक आपके अंदर में मोरालिटी नहीं रहेगी, नैतिकता नहीं रहेगी, तो कहीं कौन से भी क्षेत्र में जाओ तो वो तो काम तो जिस होना चाहिए तो नहीं होना है, तो जस्टिफिकेशन नहीं होना है। तो ये ज़रूरत आज भी है, लागू हो जाती है सभी क्षेत्र में, और खास कर पॉलिटिकल से इसमें आप छेड़ा है तो मैं इस पर टिप नहीं दूंगा। जी हाँ, जी तो जी, ये बात तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ये कितनी नेसेसरी बात है, नैतिकता। बहुत ज़रूरी है। धम्म और सबके लिए नहीं, जी, मजहब के धम्म जो है काम, जब मोरालिटी है तो वो सबके लिए। तो उसमें आप एमपी हो या कोई भी हो, आप सरकारी काम में करने वाले या बिजनेसमैन में, जब आपके पास मोरालिटी नहीं है तो फिर आप तो फिर कोई मतलब नहीं है ना जी। फिर। चलिए, इससे से जुड़ी हुई एक छोटी बात आपसे जानेंगे और इसके साथ इस बातचीत को पूरा भी करेंगे। एक छोटी बात यह है कि जैसे बाबा साहेब ने 1949 में भारत को संविधान सौंपने के बाद, जब हमने उसको 1950 से स्वीकार कर लिया हमारे देश के लिए, और इसके बाद में बाबा साहेब का एक बड़ा चिंतन भी है इस पर, और उन्होंने एक इशारा भी दिया है। वे कहते हैं कि भाई हम लोग इस वक्त
राजनीतिक समानता के जीवन में तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बड़े असमान होंगे। इससे ये जो असमानता है सामाजिक और आर्थिक, इस सामाजिक और आर्थिक समानता को यदि हम पूरा कर सके तो एक संवैधानिक संस्कृति का हम हिस्सा बनेंगे, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर कहें, या फिर तो लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होनी चाहिए, और ये मॉरलिटी तो सोशल बिहेवियर से आएगी। और इकोनॉमी में अगर ये मान लीजिए कि इक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ, तो शायद हम लोग इस पर कुछ कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब का ये जो धम्म आंदोलन है, जिसको भारतीय बौद्ध महासभा आगे लेकर बढ़ी है, ये आंदोलन बाबा साहेब के इस स्वप्न को, मतलब एक सामाजिक समानता और आर्थिक समानता जो हमारी सोसाइटी में दिखाई दे और उसको लोग प्रैक्टिस कर सके, इसको लाने में कितना सपोर्ट कर सकती है, जो कि एक संवैधानिक संस्कृति के लिए भी एक बड़ा अच्छा सपोर्ट होगा? या आपका जो प्रश्न है और जो बात के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये बात हमें पहले समझनी चाहिए कि जो बाबा साहब ने जो स्पीच का उन्होंने जो दिया था 1949 में, तो कितनी ज़रूरी बात है कि हमें पॉलिटिकल तो समानता आ जाएगी जी, लेकिन सामाजिक और इकोनॉमिक लेवल पे अस्थिरता या असमानता हो सकती है। और हम अभी देखेंगे 70 साल के 75 साल के भारत के आज़ादी के बाद वो अभी भी वैसे बरकरार है थोड़ी, और जो दूरी है आर्थिक की इसमें तो बढ़ती जा रही है, और सामाजिक तो आपको पता है जी। तो ये बात जो हम देखते हैं, बाबा साहब का जो संदेश था, तो इस पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और हम जो अम्बेडकराइट्स मूवमेंट से उस पर हम ध्यान देना चाहिए। नॉट ओनली अम्बेडकराइट्स, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान सबके लिए दिया है, बिल्कुल, तो इंडियन सोसाइटी के लिए। हम ऐसा नहीं कहना चाहते कि बाबा साहब का सिर्फ पिछड़े या जो ऑपरेस कम्युनिटी या जो भी है उनके लिए लागू, सब भारतीय के लिए होता है, और सब भारत के लोगों ने और इंडियन के लोगों ने इसका विचार होना चाहिए कि हम कैसे उसको समानता लाए, आर्थिक समानता में और इस पे सामाजिक इसमें, क्योंकि अगर हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं, उसको हम इस पर हम उसको एक अलग इसमें देखते हैं नज़रिए से, उसको हम प्रमोट या उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करते, तो इजीली, जैसे बाबा साहब का ध्येय था, इंडिया को जो संविधान है वो 100% उसको पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे हमारा भारत का नाम अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कैसे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी आर्थिक समानता के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न होने चाहिए, या भारत के जो भी नॉट ओनली फॉर द माइनॉरिटीज बट बाकी सब इंडस्ट्रीज, उसके लिए बाबा साहब ने पूरी तरह से स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जो उन्होंने लिखा था, उनका अपना एक डायरेक्शन था, वो हमें फिर से ढूंढ के फिर से लाना है इसमें जी। इसमें जो अभी के माहौल में उसको रिवाइव करके उसको क्या क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बाबा साहब का जो अर्थशास्त्र, बाकी के इंटरनेशनल जो फेमस अर्थशास्त्र, वो भी बोलते कि उनकी जो नीति है वो काफ़ी सारी इसमें लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बात हम अगर करते हैं, और बुद्धिस्ट सोसाइटी डेफिनेटली ये तो धम्म का काम सपोर्ट करेगी और उसमें आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से भारत का काफ़ी भविष्य अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अंतिम मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समय आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में आप न्यूजीलैंड से पधारे हुए मेहमान हैं, और आप वहाँ जो इंडियन सोसाइटी है, जहाँ इंडियन ग्रुप्स हैं, उन इंडियन ग्रुप्स ऑफ माइनॉरिटी, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी न्यूजीलैंड का, उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए आपकी ओर से इस वक्त क्या संदेश होगा, जो एक भारतीय बौद्ध महासभा के सलाहकार के रूप में भी आएगा? मेरा यही कहना कि बाबा साहब ने जो भी हमें शिक्षा दी है और संदेश दिया है, उसको पूरा तरीके से अमल होना चाहिए। एक्चुअली मैं तो थोड़ा ये भी, बाबा साहब ने हमें ड्यूटी लगाई है जी जी जी, हर एक भारतीय के लिए, हर एक को एक कर्तव्य भी बताया है, तो वो हमें पालन करना है, बाकी कुछ नहीं। बाबा साहब ने सब लिखे भी रखा है, आर्टिकल या सब ग्रंथ के हिसाब में, जो भी उनका रिसर्च के हिसाब से, और धम्म का भी उन्होंने प्रोविज़न करके रखा है। हमें सिर्फ चलना है, बस बाकी कुछ नहीं, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, और उसको प्रैक्टिस करना है, बस यही। अगर यही हम करते तो ना ही कम्युनिटी का, भारत का भी उसमें भविष्य मुझे अच्छा दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे डॉक्टर राजेश दारोले के साथ।
डॉक्टर राजेश दारोले, जो कि न्यूजीलैंड से आए हैं, और ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी जो है और अब्रॉड अम्बेडकराइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और वर्तमान में भारतीय बौद्ध महासभा यानी कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सलाहकार भी हैं। तो यहाँ इस बातचीत को रोकेंगे, लेकिन उनकी जो बात जहाँ पर हमने पूरी की है वहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने सब कुछ डिज़ाइन किए हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को बिल्कुल ये जो दबा कुचला वर्ग है इससे उठाकर वो जो बहुत उच्च वर्ग है उसे भी समानता के स्तर पर कैसे लाया जा सकता है, इसका बेहतर डिज़ाइनिंग बाबा साहब ने किए हैं। बस उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।